हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपकी अपने प्यारी चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद तेज सिंह और पुनः स्वागत है। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में पूरा मास्टर वीडियो करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चंस आपका 14 है और इस सब का आंसर बताएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी का शॉर्ट फॉर्म है और कम से कम समय में आप लोग को बहुत कुछ सिखा देंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा और चैनल में नए होंगे जब से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है पहला, डिस्कस द साइनिफिकेंस ऑफ द हार्प ऑफ इंडिया बाय एच.एल.वी. डेरोजियो एज अ मेटाफोर फॉर इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। तो जो मेटाफोर के रूप में एच.एल.वी. डेरोजियो जो यूज कर रहे हैं उसके बारे में आप लोग को बताना है। एनालाइज द थीम ऑफ नेचर एंड मेमोरी इन आवर कैजुरिना ट्री। तो थीम क्या है, ठीक है, और मैं जो कैजुरिना ट्री का सबसे पहले बात है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ से देखिए क्वेश्चन का आंसर के साथ देखिए। ठीक है, एक बार तो आप लोग को हिंदी वाला ही दिखा देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया से बढ़िया समझ में आए। तो यूनिट 1 में काव्य यानी कि अभी बताते हैं ये पोइट्री, और यूनिट 2 में प्रोज है। ठीक है, तो आप लोग को इसी तरह से देखना है। देखिए, द हार्प ऑफ इंडिया में भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीकात्मक महत्व। भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? तो एच.एल.वी. डेरोजियो की कविता द हार्प ऑफ इंडिया में वीणा को भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना गया है। भारत का जो सांस्कृतिक धरोहर है वो उसका प्रतीक माना है किसको? वीणा को। यह वीणा जो कभी सुंदर संगीत का स्रोत थी अब टूट कर चुप पड़ी है। यह भारत के गौरवशाली अतीत और ब्रिटिश शासन के तहत उसके दुर्दशा का प्रतीक है। डेरोजियो ने इसे एक नए युग में पुनर्जीवित करने की उम्मीद व्यक्त की है और लोगों से अपने देश की संस्कृति को फिर से जीवंत करने का आह्वान किया है। जो वीणा है वो एक तरह का क्या है? प्रतीकात्मक है। किसके प्रतीक में दिया गया है? सांस्कृतिक धरोहर के रूप में, जो अभी चुप पड़ा है और आने वाले समय में उसको फिर से आह्वान किया जा रहा है। अब नेक्स्ट आपका चैप्टर भी है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। अब कैजुरिना ट्री में क्या हुआ है? प्रकृति और स्मृतियों का विषय है इसमें। ठीक है, कैजुरिना ट्री में क्या? प्रकृति और स्मृतियों का विषय, यानी कि यादें और नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में। टोरू दत्त की इस कविता में कैजुरिना पेड़ उनके बचपन की मधुर स्मृतियों और खोए हुए प्रियजनों का प्रतीक है। मधुर स्मृति और खोए हुए प्रियजनों का प्रतीक कौन है? कैजुरिना का पेड़। ठीक है, यह पेड़ केवल प्रकृति की सुंदरता का ही प्रतीक नहीं है, प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके परिवार के अतीत और यादों का भी प्रतिनिधित्व करता है। याद भी उनसे जुड़ा हुआ है और परिवार भी पूरा जुड़ा हुआ है। कवित्री का मानना है कि समय बदल सकता है। टोरू दत्त क्या है? कवित्री है। ठीक है, ये टोरू दत्त एक कवित्री है। ठीक है, महिला कहे तो बदल सकता है, लेकिन पेड़ के साथ जुड़ी स्मृतियाँ हमेशा जीवित रहेंगी। जो पेड़ के साथ जो स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, मेमोरी है, वो हमेशा जीवित रहेगी। ठीक है, इस कविता में प्रकृति और स्मृतियों के बीच गहरा संबंध दिखाया गया। तो अगर इतना ही आप अगर जान जाते हैं इसके बारे में, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग ढूंढ दीजिएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट, द सोल्स फेयर। द सोल्स फेयर में क्या है? आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बताया गया। आध्यात्मिक यात्रा। सरोजिनी नायडू की इस कविता में एक छोटी लड़की ईश्वर से जीवन और मृत्यु के रहस्यों को जानने की प्रार्थना करती है। एक लड़की है और ईश्वर से जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानने की प्रार्थना करती है। कहती है हमको जीवन और मृत्यु के बारे में जानना है। ईश्वर उसे यह कहते हैं कि जीवन के सुख और दुख दोनों ही आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक है। जो जीवन का जो सुख है, आपका जितने भी समय रहे, सुख है और दुख है, दोनों ही आत्मा की प्रगति के लिए आवश्यक है। आत्मा की प्रगति बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, कविता में ईश्वर, मानव और पीड़ा और आत्मा के विकास पर विचार किया गया। जो कविता में ईश्वर है, ईश्वर क्या बोले हैं? मानव, पीड़ा और आत्मा के विकास पर विचार किए हैं। ठीक है, बोले हैं इसके बारे में
और लोगों के द्वारा विचार किया गया। कवित्री यह संदेश देती है कि दर्द और आनंद के अनुभव से आत्मा मजबूत और दिव्यता के करीब होती है। देखिए, कवित्री संदेश देती बताती है कि जब हमें दर्द मिलता है, आनंद का अनुभव होता है, तो आत्मा मजबूत हो जाता है और दिव्यता के करीब होता है। ठीक है, जो सरोजिनी नायडू एक महिला है, तो इनको कवित्री बोला गया। एंड नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में क्या है? ग्रामीण जीवन के बारे में और मानव की पीड़ा का चित्रण किया गया है। ग्रामीण जीवन में क्या क्या पीड़ाएं हैं, क्या क्या दुख हैं, उसको चित्रित किया गया। निसीम एजेकियल की इस कविता में ग्रामीण माँ को बिच्छू काट लेता है। ठीक है, ग्रामीण माँ को बिच्छू काट लेता है। ग्रामीण लोग इकट्ठा होकर मंत्र और प्रार्थनाएं करते हैं। अक्सर होता है कि गांव तरफ अगर कोई किसी को बिच्छू काट लिया, सांप काट लिया, तो या फिर भूत लग गया, तो सबको क्या होता है कि सभी लोग झाड़ने लगते हैं। क्योंकि हम भी ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो कहे कि हम पूरा बढ़िया से देखे हुए हैं। ठीक है, और छूट भी जाता है। जैसे बिच्छू का जब झाड़ता है तो वो भी मंत्र जंत्र से, तो बिच्छू का झाड़ना भी छूट जाता है। मतलब कहे तो बिच्छू का जो जहर है वो अपने आप ख़त्म हो जाता है। कैसे सो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक है, और हम देखे हैं आते समय भूतों, जब भूत लग जाता है तो बहुत ज़्यादा पटकाता है, मतलब पूरा गिरता बजरता है। लेकिन जब उसका झाड़ दिया जाता है मंत्र जंत्र से, तो वो शांति हो जाता है। इसका कोई भी वैज्ञानिक सुझाव नहीं इसके प्रति कि क्या कुछ कैसे हुआ। ठीक है, इस घटना के माध्यम से ग्रामीण जीवन की अंधविश्वासों और सहानुभूति को दर्शाया गया। देखिए, इस घटना के माध्यम से ग्रामीण जीवन के अंधविश्वासों को दिखाया जाता है और सहानुभूति को दिखाया जाता है। पिता का वैज्ञानिक दृष्टिकोण और माँ का अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम मानवीय भावनाओं और सहनशीलता को उजागर करता है। जो पिता हैं वो बताते हैं क्या कुछ करना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके बताते हैं। ठीक है, और अपने बच्चों के प्रति निस्वार्थ प्रेम कौन व्यक्त करती है? माँ। इतना दुख में होने के बाद भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है। प्रेम जो उनके अंदर है वो निस्वार्थ है और मानवीय भावना और सहनशीलता को उजागर करता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या है। इंडियन समर में इंग्लिश में भी बताएंगे, अभी थोड़ा सा हिंदी में समझ लीजिए ताकि आप लोग को बेटर से बेटर लगे। ठीक है, इंडियन समर में कल्पना और प्रतीकात्मकता। देखिए, इंडियन समर में क्या है? कल्पना का प्रयोग किया गया और प्रतीकात्मकता। कल्पना क्या होता है? जिसमें कुछ इमेजरी चीज़ें, जैसे कुछ यादों को लिखना। प्रतीकात्मकता में क्या होता है? किसी को प्रतीक के रूप में रखना। जयंत महापात्रा ने इंडियन समर में भारतीय गर्मी की कठोरता और ठहराव का वर्णन किया है। जयंत महापात्रा ने जो इंडियन समर है, भारतीय गर्मी है, उसकी कठोरता और ठहराव का वर्णन किया है। बोला कि कितना कठोर है और अभी रुका हुआ है। कभी गर्मियों की तपीस, जो गर्मी लगता है उसको, तपीस को, सूखी ज़मीन को और मृग तृष्णा के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों और सहनशीलता को दर्शाते हैं। जिस तरह से कभी गर्मियों की तपीस यानी इतना गर्माहट, सूखी ज़मीन और मृग तृष्णा जिस तरह से होते हैं, उसी के माध्यम से जीवन की कठिनाई और सहनशीलता को दर्शाते हैं। कहते हैं कि इतना सारा चीज़ होकर भी हम लोग के अंदर सहनशीलता है। कविता में प्रकृति के यह कठोर रूप जीवन की कठिन सच्चाइयों का प्रतीक है। जीवन में इसी तरह की कठोरता देखने को मिलते हैं, कठोर राहें देखने को मिलते हैं। ठीक है, एंड अगेन समर इन कैलकाटा। देखिए, ऊपर में था इंडियन समर और यहाँ पर है समर इन कैलकाटा, और जयंत महापात्रा उसको लिखा है और इसको लिखा है कमला दास। ठीक है, याद रखिएगा, राइटर से भी पूछ सकता है। समर इन कैलकाटा, इसमें क्या है? गर्मी और शहरी जीवन का चित्रण है। गर्मी, क्योंकि यहाँ पर समर का भी प्रयोग किया गया है, तो गर्मी और शहरी जीवन का प्रयोग है। और शहरी जीवन क्यों प्रयोग किया जाएगा? क्योंकि कलकत्ता जब लिखा हुआ है तो प्रयोग किया ही जाएगा। ठीक है, कमला दास ने इस कविता में कोलकाता की गर्मी को एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। एक प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। वो एक्चुअल में कोलकाता की गर्मी के बारे में बात नहीं कर रही, उसको प्रतीक के रूप में ले रही।
गर्मी न केवल भौतिक असुविधा का बल्कि शहर के जीवन की भावनात्मक गर्मी न केवल भौतिक असुविधा का बल्कि शहर के जीवन की भावनात्मक घुटन का भी प्रतीक है। जो गर्मी है वो भौतिक असुविधा का बल्कि शहर के जीवन के भावनात्मक घुटन का भी प्रतीक है। शहर में इतना घुटन होता है, गर्मी के साथ साथ इतना हल्ला, इतना गाड़ियों का आवाज़, शोर शराबा, फिर भी कवित्री इस सुनहरी रोशनी और जीवन की ऊर्जा में सुंदरता पाती है। फिर भी इतना होने के बाद भी वो अच्छी रहती है। यह कविता उनकी आंतरिक भावनाओं और स्वतंत्रता की लालसा को दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरह से है। और अब जाएंगे प्रोज में। टाइम स्टॉप्स एट समली, तो ये चीज़ तो है, सभी को बता ही दिए सारा कुछ लगभग। ठीक है, देखिए टाइम स्टॉप्स एट समली की घटनाओं का सार, देखिए यहाँ पर क्या है, टाइम स्टॉप्स एट समली में क्या बताया गया है, घटनाओं का सारांश बोला गया है और मुख्य विषय। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले रस्किन बॉन्ड की यह कहानी नायक की शांति भरे शहर शमली की यात्रा पर आधारित है। ये जो रस्किन बॉन्ड है, यह कहानी, रस्किन बॉन्ड की यह कहानी जो है उसमें एक हीरो रहता है नायक की शांति भरे शहर शमली की यात्रा पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से शमली की यात्रा करता है, उसी पर आधारित है। नायक एक पुरानी प्रेमिका से मिलता है और शहर के धीमे जीवन का आनंद लेता है। एक प्रेमिका से यानी लवर से मिलता है और वो भी पुरानी। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब नई भी होगी, इसे तो यही पता चलता है। ठीक है, नायक एक पुरानी प्रेमिका से मिलता है और शहर के धीमे जीवन का आनंद लेता है। धीमे जीवन कहे तो शहर का जो जीवन है वो धीमे नहीं रहता है, लेकिन ये शहर के धीमे जीवन का आनंद कैसे ले लिया, वही सोचने वाली बात है। ठीक है, शहर बहुत ही फास्ट चलता है, लेकिन ये शहर के धीमे जीवन का आनंद ले रहा था, तो मतलब धीरे धीरे ले रहा होगा। ठीक है, कहानी में अतीत की यादें यानी पुरानी बातों को याद कर रहे थे, समय का ठहराव और सरल जीवन की सौंदर्य को दिखाया गया है। यह कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन की व्यस्तता के बीच भी सादगी और शांति का अनुभव किया जा सकता है। एक कहानी इस बात पर जोर देती है कि जीवन की व्यस्तता यानी कि इतना बिजी होने के बाद भी लाइफ में सादगी यानी कि क्लीनिंग और शांति का अनुभव किया जा सकता है। इतना के बाद भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। इस चैप्टर में हम लोग को यही पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइम स्टॉप्स, इसका महत्व क्या है, शीर्षक का महत्व क्या है, तो यह शीर्षक शमली शहर की अपरिवर्तनीयता और स्थायित्व को दर्शाता है। यानी कि जो शमली शहर है वहाँ अपरिवर्तनीयता यानी कि चेंज ही नहीं होता है, नॉट चेंजिंग, और स्थायित्व स्टेबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, इस शहर में समय जैसे रुक सा गया है, समय ही रुक गया है वहाँ। ठीक है, नायक के लिए जीवन के दौड़ भाग से एक विराम है जो उसे आत्मनिरीक्षण और पुराने रिश्तों से जुड़ने का मौका देता है। क्या हो रहा है, नायक के लिए यह जीवन की दौड़ भाग से एक विराम है, नायक के लिए यह जीवन की दौड़ भाग से एक विराम है जो उसे आत्मनिरीक्षण यानी खुद की को जानने का एक और पुराने रिश्तों से जुड़ने का एक मौका देता है। यह शीर्षक कहानी के मुख्य विषयों जैसे ठहराव, स्मृतियों को पूरी तरह से सारांशित करता है। उसका शहर ही रुक गया है। ठीक है, देखिए यहाँ टाइम स्टॉप्स एट समली, देखिए टाइम ही रुक गया है समली में क्या हुआ, टाइम ही रुक गया। मान लीजिए कोई शहर में टाइम रुक जाएगा तो उसको एक मौका देगा कि नहीं कि हाँ खुद के बारे में जानिए, फिर अपने रिश्तों के बारे में जानिए, वही सारा बात है। अब देखिए टाइगर बर्निंग ब्राइट में इसमें क्या है, इसमें आपको बाघ की भूमिका बताया जाएगा कि बाघ बाघ के बारे में है। ठीक है, देखिए बाघ इस कहानी में भय, जो बाघ है वो भय का प्रतीक है। ठीक है, अस्तित्व का प्रतीक है और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। बाघ को इतना सारा चीज़ का प्रतीक माना गया है। इसकी उपस्थिति कहानी में तनाव और रोमांच पैदा करती है। इसकी जो उपस्थिति है बाघ की, वो कहानी में तनाव यानी कि टेंशन और रोमांच पैदा करती है। ठीक है, बाघ मानव और प्रकृति के बीच के संतुलन को दर्शाता है। प्रकृति और मानव के बीच जो संतुलन है उसको दिखाता है।
ठीक है। मानव और प्रकृति के बीच के संतुलन को दर्शाता है, जहाँ उसे सम्मान और सह-अस्तित्व की आवश्यकता है, जहाँ उसे सम्मान और सह-अस्तित्व की आवश्यकता है। एंड अगेन नेक्स्ट आइज ऑफ द कैट। आइज ऑफ द कैट में क्या है, इसका मुख्य विषय क्या है, तो इस कहानी में क्या है, रहस्य और डर की भावनाओं को केंद्र में रखा गया है। आइज ऑफ द कैट, इसमें क्या किया गया है, इस कहानी में रहस्य और डर की भावनाओं को केंद्र में रखा गया। बिल्ली की आंखें खतरे और अज्ञात का प्रतीक है। जो बिल्ली की आंखें हैं उसको माना गया है बहुत ही खतरा और अज्ञात, जो कहा नहीं जा सकता। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मनुष्य अपने डर को साधारण चीज़ों में देखता है। कहानी इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे मनुष्य अपने इस डर को साधारण चीज़ों में देखता है। बिल्ली तो एक साधारण चीज़ है और उसमें सभी लोग डर जाते हैं कि देखिए रास्ता काट गया, ठीक है। वैसे हम भी रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी धार्मिक भावनाएं अधिक प्रबल हैं एज अ ब्राह्मण के रूप में, ठीक है। और उसी तरह से चलते भी हैं हम लोग के साथ, जैसे जिस तरह से हम लोग की भावनाएं हैं उसी तरह से काम भी होते हैं। इसलिए हम लोग रुकने को अधिक महत्व देते हैं ताकि आगे कोई भी गलत ना हो, ठीक है। तो ये सारा है। मनुष्य अपने डर को साधारण चीज़ों में देखता है। तो यह कहानी पाठकों को भय और कल्पना के प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है, ठीक है। तो वही बात है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका अब डरना नहीं है, आप लोग को किताब बता रहा है कि डरना नहीं है, लेकिन अपने अनुसार रुक के जाइएगा तो कोई भी 1 मिनट रुकने से कोई बहुत ये नहीं हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए क्या है द हंटेड बाईसाइकिल। द हंटेड बाईसाइकिल में क्या है, इसमें सस्पेंस और रहस्य का उपयोग किया गया है। सस्पेंस और रहस्य, ठीक है। रस्किन बॉन्ड इस कहानी में डरावने और रहस्यमय माहौल को खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं। रस्किन बॉन्ड जो है कहानी में डरावना और रहस्यमय माहौल का बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत करते हैं। साइकिल से जुड़ी अजीब घटनाएं पाठकों में उत्सुकता जगाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हाउंटेड बाईसाइकिल, इस तरह के जो शब्द हैं और अजीब घटनाएं उत्सुकता दिखाती हैं, जगाती हैं। लेखक वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को ही धुंधला कर दे रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चलने देने की वास्तविकता है कि ये कल्पना है, जिससे कहानी का रहस्य और रोमांच बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया आप लोग को कि साइकिल का किस तरह से किया जा रहा है। अब देखिए लिसन टू द विंड, देख लेते हैं टाइमिंग क्या है, हो रहा है 17 मिनट हो गया है। लिसन टू द विंड में प्रकृति का चित्रण किया गया है। देखिए प्रकृति के चित्रण में क्या है, इस कहानी में प्रकृति विशेष रूप से हवा को स्वतंत्रता और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने प्रकृति की ध्वनियों और दृश्यों का वर्णन कर यह दिखाया है कि कैसे यह इंसानों को शांति और आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है। इस कहानी में जो प्रकृति है विशेष रूप से हवा, प्रकृति किसको विशेष रूप से बोला गया, हवा, क्योंकि देखिए चैप्टर का नाम लिसन टू द विंड है, यानी कि हवा को सुनना, ठीक है। विशेष रूप से हवा को स्वतंत्रता और परिवर्तन का प्रतीक माना गया। स्वतंत्रता का किसे माना गया कि जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकता है हवा, और परिवर्तन का क्या कहा जाए तो ये हमेशा बदलते रहता है। जैसे कभी इधर से चल गया, कभी उधर से चल गया, कभी ठंडा हवा चला, कभी गर्म हवा चला, तो परिवर्तन अपने आप में दिखता है, यानी परिवर्तन का प्रतीक के रूप में माना गया है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड ने प्रकृति की ध्वनियों और दृश्यों का वर्णन कर यह दिखाया है कि कैसे ये इंसानों को शांति और आत्मनिरीक्षण का अवसर देती है, कैसे यह समय देता है इंसानों को शांति रहने का और आत्मनिरीक्षण का, अपने आप को जानने का, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए नोडिज नोडल। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे नोडिज नोडल को कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है सर, तो हम बोलना चाहेंगे हमारे पास इसका तो सारा कुछ मिल रहा है, आपके पास क्यों नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए, है कि नहीं। नोडिज नोडल में क्या है, रचनात्मकता और मज़ा। रचनात्मकता और मज़ा ये दोनों के बारे में इस चैप्टर में पूरा मेनली बात किया गया है, ठीक है। जेपी सिंह की यह कहानी रचनात्मकता और मनोरंजन का उत्सव है। रचनात्मकता और मनोरंजन का उत्सव है। कहानी का नायक जो नोडिज नूडल है, ये कहानी का नायक कौन है, नोडिज नूडल, बनाते समय अपनी कल्पना शक्ति और खोज करने की
कहानी का नायक नॉलेज नूडल बनाते समय अपनी कल्पना शक्ति और खोज करने की भावना का उपयोग करता है। यह कहानी पाठकों को यह सिखाती है कि रचनात्मकता समस्याओं का समाधान और खुशी ला सकती है। कोई चीज़ अगर हम लोग बनाते हैं तो वो क्या है, लेकिन नॉलेज नूडल क्या है? नॉलेज नूडल एक तरह से नूडल होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बना सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं नॉलेज नूडल कोई राइटर का नाम है, नहीं, ये तो जेपी सिंह है राइटर का नाम। नॉलेज नूडल तो कुछ खाने वाला चीज़ है, ठीक है। तो कहानी का नायक जो है नॉलेज नूडल बनाते समय अपनी कल्पना शक्ति और खोज करने की भावना का उपयोग करता है। कहानी पाठकों को यह सिखाती है कि रचनात्मकता समस्याओं का समाधान और खुशी ला सकती है। समस्या जितने भी हैं वो हम लोग के समाधान और खुशी ला सकती है रचनात्मकता से, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, रस्किन बॉन्ड और जेपी सिंह की रचनाओं में जानवरों का चित्रण और प्रतीकात्मकता, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, लास्ट आंसर है कहे तो। रस्किन बॉन्ड है और जो भी जेपी सिंह है उनकी रचनाओं में जानवरों का चित्रण और प्रतीकात्मकता देखने को मिलता है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड की देखिए, इसका हम बता रहे हैं, जानवरों का चित्रण है इसमें और प्रतीकात्मकता है। रस्किन बॉन्ड की कहानियों में जानवर रहस्य, डर और प्रकृति की शक्ति के प्रतीक हैं, ठीक है। कहानी में क्या है, जानवर रहस्य का, डर और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है। जैसे बाघ, टाइगर बर्निंग ब्राइट हुआ ना, फिर आई ऑफ द कैट हुआ। वहीं जेपी सिंह जानवरों को मासूमियत, मजाक और रचनात्मकता का प्रतीक मानते हैं। जैसे कि नॉलेज नूडल में दिखाया गया है, दोनों लेखकों ने जानवरों को गहराई से समझाया है, लेकिन उनके दृष्टिकोण और उद्देश्य अलग हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों लेखकों ने जानवरों को गहराई से समझाया, जानवरों को वही समझाया है, एक बाघ के बारे में और एक बिल्ली के बारे में, लेकिन दो उनके दृष्टिकोण और उद्देश्य अलग अलग हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोला गया है। समझ में आ गया सभी को? अब देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए कि किस तरह के आएंगे, ठीक है। और आने के बाद हमको क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन मैच किया कि नहीं किया। सारा मैच करेंगे, इसके लिए आप लोग कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं। देखिए, डिस्कस द साइनिफिकेंस ऑफ द हार्प ऑफ इंडिया बाय एच.एल.वी. डेरोजियो एज अ मेटाफॉर फॉर इंडियाज कल्चरल हेरिटेज, एनालाइज द थीम ऑफ नेचर एंड मेमोरी इन आवर कैजुरिना ट्री बाय टोरू दत्त, ठीक है। एक्सप्लेन द स्पिरिचुअल जर्नी एक्सप्रेस्ड इन सरोजनी नायडू द सोल्स फ्री, जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसके बारे में सरोजनी नायडू से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। हाउ डज निज़िम इज़ेकियल डिफिक्ट रूरल लाइफ एंड ह्यूमन सफरिंग इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, किस तरह से ह्यूमन सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन बिच्छू वाला पार्ट। डिस्कस द इमेजरी एंड सिम्बोलिज्म इन जयंत महापात्रा इंडिया समर, इंडियन समर के बारे में आप लोग को लिखना है, जयंत महापात्रा वाला। एग्जामिन द पोर्ट्रियल ऑफ समर एंड अर्बन लाइफ इन कमला दास सेज समर इन कैलकाटा, जो कमला दास है वो कलकत्ता में किस तरह की घुटन महसूस कर रही है, ठीक है, गर्मी के कारण। यूनिट 2 में प्रोज है, समराइज द मेन इवेंट्स ऑफ रस्किन बॉन्ड्स टाइम स्टॉप्स एट समली एंड डिस्कस द सेंट्रल थीम्स, इसका सेंट्रल थीम्स क्या है, टाइम स्टॉप्स एट समली में, यानी कि समय ही रुक गया है समली में। तो शहर में अगर समय रुक जाएगा तो सारा काम धीमा नहीं होगा। एनालाइज द साइनिफिकेंस ऑफ द टाइटल द टाइम स्टॉप्स एट समली बाय रस्किन बॉन्ड, इसका क्या मतलब है, साइनिफिकेंस क्या है इस टाइटल का, टाइम स्टॉप्स एट समली का। What role does the tiger in what role does the tiger in tiger burning bright play in shaping the story, तो इसको अभी हम बताए हैं, उसको लिख लेना है। Discuss the central theme of eyes of the cat in Ruskin Bond's work, डिस्कस करना सेंट्रल थीम को कि आइज ऑफ द कैट में क्या बोला गया है। बोला गया है पीली रास्ता काटे तो नहीं रुकना है, ठीक है। मतलब बुरा, उसको गलत तरीके से नहीं लेना है, रुकना क्यों नहीं है, रुकना एकदम है। आगे देखिए, एनालाइज द यूज ऑफ सस्पेंस एंड मिस्ट्री इन द हॉन्टेड बाईसाइकिल बाय रस्किन बॉन्ड, तो यहाँ साइकिल के बारे में बात हुआ है और देखिए हॉन्टेड से बाईसाइकिल के बारे में बात हो रहा है आखिर यहाँ पर। तो यहाँ एक तरह से जो है ना सो अजीब विचित्र देखने को मिलता है। हाउ डज रस्किन बॉन्ड पोर्ट्रे नेचर इन लिसन टू द विंड, तो यहाँ जो है लिसन टू द विंड का जो है पोर्ट्रे नेचर बताना है, ठीक है, क्या इसमें है,
डिस्क्राइब द थीम ऑफ क्रिएटिविटी एंड फन इन नॉलेज नूडल बाय जेपी सिंह। इसमें क्या क्रिएटिविटी और फन किया गया है उसके बारे में। कंपेयर द पोर्ट्रेयल ऑफ एनिमल्स एंड देयर सिम्बोलिज्म इन रस्किन बॉन्ड्स स्टोरीज एंड जेपी सिंह वर्क। हो सकता है मिला के क्वेश्चन दे दे एक ठो, ठीक है। तो बाकी हम 50 क्वेश्चन आप लोग को लिए डाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। 50 क्वेश्चन जो डाले हैं इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है, इंग्लिश वाला, ताकि आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएं, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स, आप देखिए यहाँ पर इंग्लिश वाला भी हम दिखा दे रहे हैं। दिस पोएम कैप्चर्स द ऑपरेसिव हीट एंड स्टिलनेस ऑफ एन एनिमल समर यूजिंग विविड इमेजरी। तो इस तरह से आप लोग बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और अगर इसका PDF वगैरह चाहते हैं तो प्राइवेट क्लासेज में ज्वाइन कीजिए, ठीक है। हमारे ग्रुप में बहुत सारे PDFs पड़े हुए हैं जो कि आप लोग को एक से एक बढ़िया से बढ़िया अनुभव वाले हैं, एक्सपीरियंस देंगे और बढ़िया से बढ़िया आंसर आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड होगा फ्रेंड्स। अभी जो टाइमिंग हो रहा है आपका 26-25 मिनट हो रहा है, तो अब होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और आप लोग सबसे पहले बात तो ये है कि आप लोग अगर क्लास करना चाहते हैं तो हमारे नंबर में व्हाट्सअप करें, ठीक है, और क्लास ज्वाइन करें। और सेमेस्टर 5 का भी बढ़िया से तैयारी करवाए जाएंगे, तो आप लोग उसके लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब जो है सो आप लोग का जो आज से एग्ज़ाम ख़त्म होगा, सेम 4-5 का स्टार्ट करा देंगे, ठीक है, क्लासेज। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करें और एक बढ़िया तैयारी करें, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और इसका जो है ना चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप लोग आगे भी कोई वीडियो आए तो तुरंत देख पाएँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।